हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रेय कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से हम पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं पहले उन्हें कवर करेंगे, उसके बाद जो संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन्हें हम इस पर कवर करने जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3, संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ तथा 448 अनुच्छेद हैं। तो एक एक करके हम सभी भाग और उसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। तो पहला अनुच्छेद जो कहता है कि दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो अनुच्छेद 1 जो है अखंड भारत की जो हमारी परिकल्पना है उसको वास्तव में सार्थक करता है, अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 जो दोस्तों है वो कहता है कि इस संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अर्थात नए राज्यों का प्रवेश का मतलब वे क्षेत्र जो वर्तमान में भारतीय संघ के अंतर्गत नहीं हैं, यदि उसके अतिरिक्त किसी भाग को भारतीय संघ राज्य में प्रवेश करना हो तो उसका अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। संसद जो है विधि बनाकर उसे भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना सकती है। अनुच्छेद 3 दोस्तों कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, अब यहाँ पर जो नए राज्य हैं अर्थात जो भारतीय गणराज्य है, भारतीय संघ है, उसके अंतर्गत ही राज्यों का पुनर्गठन, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना, उसी प्रकार बिहार से झारखंड बना, तो उसी प्रकार जो ये अनुच्छेद जो है नए राज्यों की स्थापना के लिए भी संसद को अधिकृत करता है। वह उनके क्षेत्रफल, सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 4 है दोस्तों, वो कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन हेतु जो संबंधित विधेयक है वह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, अर्थात इस हेतु संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग 2 दोस्तों, जो भाग 2 शुरू होता है वह अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक है। इसमें जो नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत वर्णन है। 1 से 4 तक हमने भारत के गणराज्य, भारत की स्थिति, भारत के राज्य के बारे में जाना। अब हम भारत के उस राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जैसे शुरू करते हैं। जैसे पहला जो अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 5 जो है भाग 2 में, वह कहता है कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधित प्रावधान क्या रहेंगे उसका विस्तृत वर्णन जो है अनुच्छेद 5 में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम एक समराइज्ड फॉर्म में सारे अनुच्छेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम केवल हेडलाइन, उसका जो मुख्य शीर्षक है वो हम यहाँ पर समझ लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है कि यह अनुच्छेद किससे संबंधित है तो हम उस चीज़ को यहाँ पर याद कर सकें। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 6 है दोस्तों, वह बताता है कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान है, अर्थात विभाजन के उपरांत जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए थे उनकी नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे वह अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 7 में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्व में पाकिस्तान चला गया हो लेकिन फिर वापस लौटकर भारत में आया हो तो उन्हें किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी, इससे संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। इसी प्रकार जो अगला अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 8, उसमें बताया गया है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो भारत के बाहर बस गए हों, अर्थात जिनके जो पूर्वज हों वो
अविभाजित भारत में अगर पैदा हुए हों तो उनकी नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे, वह अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 9 दोस्तों। अनुच्छेद 9 के अनुसार स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों कि जो व्यक्ति वर्तमान में अर्थात जिसे एक बार भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है वह भारत का नागरिक ही रहेगा जब तक कि संसद द्वारा किसी विधान का निर्माण करके उसे इस हेतु अगर वह अयोग्य न हो जाए। जब तक संसद द्वारा बनाए गए किसी विधान के अंतर्गत यदि वह अयोग्य हो गया तभी उसको भारत की नागरिकता से उसको हाथ धोना पड़ सकता है, अदरवाइज वो भारत का नागरिक ही रहेगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 11 कहता है कि भविष्य में भी संसद को नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाने का अधिकार है वो पूर्णतः संसद को ही प्राप्त रहेगा। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं भाग 3 में। भाग 3 अर्थात भाग 3 जो है उसमें संविधान में जो मूल अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है भाग 3 का अनुच्छेद 12, जिसके अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा दी गई। अर्थात मूल अधिकारों के लिए मूल अधिकार हमें किसके विरुद्ध चाहिए, अर्थात कौन हमारे अधिकारों का हनन कर सकता है, तो उसके लिए जो परिभाषा दी गई है कि अगर राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। जैसे संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा सभी वैधानिक निकाय जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों कि क्या कानून नहीं माना जाएगा, अर्थात संसद द्वारा पारित या किसी अध्यादेश के द्वारा पारित अथवा या किसी भी सरकारी आदेश को हम कानून तब नहीं माना जाएगा यदि वह भाग 3 में वर्णित हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो अथवा उन्हें कम करने का प्रयास करे, तो उसे उस मात्रा तक कानून नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे शून्य माना जाएगा। तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि क्या कानून नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 से भी हमारे जो मूल अधिकार हैं वो वर्णित हैं। सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान हैं और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 है दोस्तों। अनुच्छेद 15 कहता है केवल कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात राज्य जो है कुछ आधारों पर विभेद नहीं कर सकता है जबकि कुछ अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है केवल कुछ, उसे वो इम्पॉर्टेंट है कि केवल कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। और वे आधार क्या हैं? वे आधार हैं और यह अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वे आधार क्या हैं जिनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध है? तो वो हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति पर या कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर इस पर विभेद नहीं कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अर्थात लोक नियोजन का मतलब है सर्विस, जॉब जो सरकारी जो नौकरियां हैं उनके अवसरों में समानता रहेगी, अर्थात इस पर भी विभेद का प्रतिषेध है, अर्थात इस पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह अधिकार भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों के लिए ये नहीं बना है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी का एंड करना होगा और इसके लिए इसका किसी भी रूप में इसका आचरण जो है निषिद्ध है। अब संविधान ने तो इसमें लिख दिया कि अस्पृश्यता का अंत होगा और उसके लिए किसी भी प्रकार का जो आचरण किया जाएगा वो निषिद्ध है, लेकिन अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो उसके लिए जो है एक अधिनियम बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया, वो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसे बाद में 1976 में इसका जो नाम है वो रख दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। इस अधिनियम के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत,
प्राचीन काल से ही जो भारतीय शासकों ने अनेक ब्रिटिश काल में जो उपाधियाँ धारण की थी, तो उन उपाधियों के अंत का प्रावधान जो है अनुच्छेद 18 करता है। लेकिन इसमें एक जो अन्य बिंदु रखा गया है कि राज्य, सेना और विद्या संबंधी जो सम्मान है उनके अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन सेना और विद्या संबंधी सम्मान जो है वो जारी रहेंगे, अर्थात वो उनके उपाधियों का कोई अंत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें पद जो हमारे सम्मान है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनके लिए भी इनको भी जो है उपाधियों के अंत के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि ये वे टाइटल हैं जो व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग अथवा अपने नाम के आगे अथवा पीछे जो है इसको प्रयोग नहीं कर सकता। यदि प्रयोग करता है तो फिर उसे इसको त्याग करना होगा। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में नागरिकों को, यह भी केवल नागरिकों हेतु है, गैर नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस अधिकार के अंतर्गत भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जो सबसे पहले है वाक एवं अभिव्यक्ति, अर्थात बोलने की और अपने को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और कोई सम्मेलन कर सकते हैं। संघ एवं संगम बनाने का अधिकार, आपको संघ बनाने का भी इसमें अधिकार प्रदान किया गया है। अगला जो चौथा अधिकार इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण का अधिकार। आपको आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार है, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ और जा सकते हैं। भारतीयों को कहीं भी भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अथवा निवास करने का अधिकार है। और अंतिम जो है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यापार, कारोबार, वृत्ति करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात कोई भी आपको व्यापार करने से, अपनी मनपसंद का व्यापार करने से नहीं रोक सकता है, किंतु इसके अंतर्गत गैर कानूनी कार्यों के लिए मनाही है, अर्थात वही कार्य आप कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आप योग्यता रखते हो और जो कानून की सीमा के तहत हो, उसको आप कर सकते हैं, उसको करने की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह भी सभी अर्थात नागरिक, विदेशी, गैर नागरिक सभी को प्राप्त है। इसके अंतर्गत कोई भी कानून भूतलक्षी नहीं होगा, अर्थात अगर आज आप कोई अपराध करते हैं और कल को उस पर सरकार, संविधान, संसद द्वारा कोई कानून पारित करके सज़ा का प्रावधान किया जाता है, तो आपको उस कानून के तहत सज़ा नहीं हो सकती है, अर्थात कानून जो है भूतलक्षी नहीं होगा। कानून जिस दिन लागू होगा उस दिन के बाद से ही उस कानून के आधार पर ही दंड दिया जा सकता है। अर्थात वर्तमान में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए जो सज़ा वर्तमान में निहित है वही सज़ा आपको दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं। इसमें दोहरी क्षति नहीं का भी प्रावधान है, अर्थात आपको एक अपराध के लिए एक से अधिक बार के लिए ना तो दंडित किया जा सकता है और ना ही अभियोजित किया जा सकता है, तो दोहरी क्षति इसमें निषिद्ध है। उसके अलावा अब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु आपको बाध्य नहीं किया जाता, यानी कि स्वयं अभिशंसन कहा जाता है उसके लिए हिंदी में शब्द, वह इसमें अलाउड नहीं है। सो आप अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही विस्तृत है दोस्तों, और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार इसकी विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। इसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि सभी व्यक्तियों को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, अर्थात सभी व्यक्ति की, मानव जाति की अपनी एक गरिमा है और सभी का यह अधिकार है कि सभी व्यक्ति उसी गरिमा के तहत अपने जीवन का यापन करें। तो इसमें इसके अंतर्गत जैसे हथकड़ी लगाने का, इसके अतिरिक्त सज़ा देने का, अकेले कारावास में रहने का, बहुत सारे इसकी विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। तो हमारे लिए यहाँ पर एक शब्द में अगर हम कहें तो यही इम्पोर्टेंट है कि सभी के लिए गरिमामय जीवन यहाँ पर होना अनिवार्य है।
इसके अलावा जो है 21 क में, अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 2002 में इसके द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी के अनुसरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात अगर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अधिकार है कि उसको सबसे पहले गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाए कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, अर्थात उसको 24 घंटे के भीतर ही किसी दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और तीसरा, उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने का भी पूर्ण अधिकार है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, अर्थात मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, अर्थात मानव की खरीद फरोख्त और बलपूर्वक उनसे श्रम करवाना जो है निषेध है। यह भी सभी नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए लागू है। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, अर्थात आप कारखानों में, खानों में या किसी भी प्रकार के खतरे वाले कार्य में 14 वर्ष की आयु तक के बालकों, उन बच्चों का नियोजन जो है प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 25 जो है ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं और यह भी नागरिकों एवं गैर नागरिकों सभी को प्राप्त हैं। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति और गैर नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसे अंतःकरण की, धर्म को स्वेच्छा के साथ मानने की, उसके अनुसार आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतःकरण की मतलब अगर आप भगवान को किस रूप में मानते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 26 कहता है दोस्तों कि आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अर्थात आप अपने धर्म के कार्यों के प्रचार प्रसार और उनके प्रबंधन की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। और जो भी धार्मिक समुदाय हैं उन्हें इन कार्यों के प्रबंध के लिए निम्न अधिकार प्राप्त हैं कि आप अपनी धार्मिक कार्यों की प्रबंधन के लिए संस्थाओं की ट्रस्ट बना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, आप उनके लिए प्रबंध कर सकते हैं और संपत्तियों का अर्जन कर सकते हैं, उनका स्वामित्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार जो हैं धार्मिक समुदायों को अनुच्छेद 26 के तहत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 27 है दोस्तों जो कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त सरकार जो है आपके द्वारा दिए गए टैक्स को, आपके द्वारा दिए गए कर को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए प्रयोग नहीं कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी धर्मों की वृद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन किंतु किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए सरकार इस प्रकार के कर के संग्रहण से धर्म की अभिवृद्धि नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है दोस्तों कि जैसे आप धार्मिक प्रतिष्ठानों में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कुछ शुल्क लिया जाता है, तो वह शुल्क वह कर नहीं है, वह शुल्क है, और वो शुल्क है उस धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के लिए अर्थात मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप लोगों को और अधिक से अधिक उसमें सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो इसलिए कर नहीं लगा सकते, लेकिन शुल्क जो है धार्मिक संस्थान लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह स्वतंत्र है। और यदि कोई नाबालिग इसमें संबंधित है, नाबालिग व्यक्ति के लिए ऐसा कोई आदेश या ऐसा कोई आदेश निकाला जाता है तो उसमें उसके अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात राज्य पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और ना ही किसी व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30, जिसके अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वह संविधान के इस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अर्थात भारत में रहने वाला किसी भी अनुभाग, कोई भी अनुभाग, अल्पसंख्यक भाग अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकारी है। अर्थात उन्हें अपनी बोली को, भाषा को, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। और किसी भी राज्य पोषित अथवा सहायता प्राप्त संस्थान में किसी भी व्यक्ति को बोली, भाषा, लिपि अथवा संस्कृति के आधार पर प्रवेश के द्वारा नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30(2) कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए, अपने समुदाय के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 दोस्तों, जब संविधान हमारा स्थापित हुआ था उस समय इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, किंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसे अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और जिसे भीमराव अंबेडकर द्वारा श्री संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार, आपके जितने अभी तक के मूल अधिकार दिए अगर राज्य उनका अतिक्रमण करता है तो उनके संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे वह इस मूल अधिकार में बताया गया है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो कि हमारे मूल अधिकारों के गारंटर हैं वो निम्न रिट जारी कर सकते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात प्रस्तुत किया जाए। बंदी, अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो और वह व्यक्ति अपील करता है कि उसे अवैधानिक तरीके से जो है हिरासत में लिया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए इस रिट को जारी कर सकता है कि उसे तुरंत ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश का मतलब है कि इसमें जो है उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय जो है किसी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम सरकारी अधिकारी को आदेश देते हैं कि वे अपने कर्तव्यों का, अपने ड्यूटीज़ का अच्छे से पालन करें। अगर उससे संबंधित कोई ऐसी शिकायत उनके पास उपलब्ध होती है तो वो ऐसे परमादेश रिट जारी कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोकना। यह उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दी जाती है। जब इन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जाता है तो उच्च न्यायालय उन्हें कहता है कि रुक जाओ, तो आप इसके लिए आपको प्रतिषेध किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब उत्प्रेषण अर्थात ऊपर को भेजो। उच्च न्यायालय द्वारा यदि अधीनस्थ न्यायालयों को किसी केस के लिए अथवा किसी भी ऐसा मामला जिसमें कि संविधान का निहित हो, संविधान के मुख्य मूल भावना निहित हो, तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवा सकता है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसके तहत उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, किसी सार्वजनिक व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर स्थित हो, कि आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हो, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 33 है दोस्तों इस क्रम में कि संसद सुरक्षा बल के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। सुरक्षा बल का अर्थात हमारी फौज, उसके अतिरिक्त जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं और हमारे जो गुप्तचर विभाग हैं, इन पर जो है इनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध सरकार द्वारा, संसद द्वारा लगाया जा सकता है। और यह व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है ताकि उनके मध्य अनुशासन एवं उनकी जो ड्यूटी है उसके प्रति वे पूर्ण श्रद्धा के साथ कार्य कर सकें। अनुच्छेद 34 कहता है अगर किसी भारत के किसी क्षेत्र में, किसी भाग में यदि सैन्य कानून अर्थात मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ पर भी मूलाधिकारों पर प्रतिबंध रहेगा। और अंतिम है दोस्तों भाग 3 का अनुच्छेद 35, जिसके अनुसार केवल संसद को ही मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि जो हमारे मूल अधिकार हैं वे उनको जो उनमें एकरूपता रहे, उनके क्रियान्वयन में, उनके स्वरूप में संपूर्ण देश में एकरूपता रहे। इसलिए केवल संसद को इस प्रकार के
अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकारों को इस प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों आज हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो है संविधान के पूरे कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे इससे भाग 4 और भाग 5। तो इस प्रकार हम पूरे संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे ताकि ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में ये याद रहें और आप तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकें उन्हें आराम से सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।